आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 31। अगर आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। सुधा का खत आया था। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम से रुके थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वह 2-3 रोज में आ जाएगी। लेकिन चंदर के मन में एक अजब सा असर हुआ था इस खत का। सुधा का पत्र नहीं आया था। सुधा दूर थी तो वह खुश था, वह उल्लसित था। सुधा का पत्र आते ही सहसा वह उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे यह सब सहसा पता नहीं एक नाटक सा लगने लगा था, एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता था ये सब चारों ओर की त्याग, साधना, सौंदर्य, यह सब झूठ है। सुधा भी अंततोगत्वा वही साधारण लड़की है जो कुंवारे जीवन में पति और विवाहिक जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वह भी शैतान से पूर्णतः हारा नहीं था। वह लड़ने की कोशिश करता था लेकिन वह हार गया था, यह भी उसे मालूम था। और चंदर के जिस गर्व ने उसकी जीत में साथ दिया था, वही गर्व उसकी हार में भी साथ दे रहा था। उसने मन में सोच लिया था कि वह सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा को विवाह करना था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को न भी समझाता तो घूम फिर सुधा विवाह करती ही। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का? विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया था, घमंड नफरत में, और नफरत नसों को चूर चूर कर देने वाली उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। यह लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए, जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिंती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबें झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ की और उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिंती बाल्टी में पानी भर भर कर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछिया और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, चेहरे की हड्डियां निकल आई थी और आंखों में रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह न जाने क्यों कमजोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिंती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ, कल तक तो हैवान थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लगा कि वह उल्टे पांव लौट जाए। वह अगर उस घर में गया तो जाने उससे क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने ज्यों ही आहट पाई, वह फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में खुसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे और बेतहाशा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्चों से भोली हंसी हंसकर बोली, चंदर चंदर, हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी छोड़ेगी नहीं। छी, दूर हटो सुधा, यह क्या नाटक कर रही हो? आज तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपने कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वह पत्थर की तरह खड़ी रही, फिर जैसे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं ही बोला। डॉक्टर साहब के जगते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौटकर ऊपर छत पर चला गया और बिंती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ न हो तो जरा ऊपर खाना दे जाओ। बिंती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, अब मैं कौन रह गई हूँ उनकी। बिंती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदर लेटा था, गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक और बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूंगा। सुधा ने एक और थाली में रख दिया और चंदर के पैताने बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो? बताओ हमसे क्या पाप हो गया है? पिछले 1.5 महीने से हमने एक एक क्षण गिन गिन कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो।
मुझे जो चाहे सजा दे लो, लेकिन ऐसा न करो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा लगता था, अब तो किसी सुहागिन के मुंह से यह शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो यह बात है तुम्हारे मन में, मैं पहले से समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसे कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतारकर छत पर फेंक दिए, बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा था मैंने किया, अब जो कहोगे वह करूंगी, यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतारकर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया, उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती, बिनती, उसने घबराकर पुकारा और सुधा से बोला, अरे यह क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा, उसने जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो, इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दिए। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए, बिनती बोली। मैं नहीं खाऊंगा, चंदर ने रूधे गले से कहा। खाइए, वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। न आप सीधे मुंह से बोलते हैं न दीदी, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत खराब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा? आप समझते होंगे वह बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे, अब आपको क्या हो गया है? चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिनती? मैं कभी नहीं सोचता कि सुधा को मैं इतना दुख दे सकूंगा। इतना अभागा हूँ कि मैं खुद भी इधर घुलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर गए। बिनती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपने छाती में लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएंगी। लीजिए, खाइए। जाओ, दीदी को बुला लाओ और उन्हें भी खिला दो, चंदर ने कहा। बिनती गई, फिर लौटकर बोली, बहुत रो रही हैं। अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने न खाया तो? नहीं, आप खा लीजिए, वे तो खा लेंगी। उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, बिनती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे धीरे गहरी सांस लेकर बोला, बिनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त जब चंदर नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। वह बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दी, लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पुलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया, जहां उसने अपनी थीसिस छपने को दी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सुखा न ले, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को लौटा तो खाना तैयार था। बिनती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर, बिनती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खिले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्माती दुल्हन सा बादलों में मुंह छिपा रहा था। हवा के तेज झकोरों पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख मिचौली खेल रहा था। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रहकर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती ही जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी।
और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया, वह कुछ भी नहीं बोली। बगल में बिछी हुई बिनती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वह क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज हो गई? मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ नहीं करोगी? चंदर ने बहुत कांपती हुई आवाज में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा। चंदर ने सुधा के 2 कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपने गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है कभी कभी। लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान फूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है सुधा? और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पांवों पर छू पड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पांव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधी हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी चौपट कर दी। गुनाहों का देहता आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।